हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम कैपिटल मार्केट ही डिस्कस कर रहे थे। कैपिटल मार्केट के अंतर्गत शेयर मार्केट है ना, तो वहीं से आगे हम रिज्यूम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ इसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो अनअकैडमी है, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप या अनअकैडमी संस्था भारत की सबसे बड़ी संस्था है एजुकेशन के क्षेत्र पे। इसके साथ साथ आपको, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हो तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अगेन सुनिएगा, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको क्या करेंगी, ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ आप देखोगे कि अनअकैडमी का हमारा लर्निंग ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर से, यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, यदि आपके पास एप्पल का फोन होता है तो आप एप्पल फोन स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाता हूँ। वहीं टेलीग्राम चैनल है, इसके माध्यम से सारे हैंडआउट आपको प्राप्त हो जाएंगे। वही ये अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, ये क्या है, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक। इसमें से ऐप में मेरी क्लासेस 2 बजे, रात में 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे क्लासेस होती हैं। ये मेरा कोड है SP DSC10 और देवी वाईटी और SP DSC10। इसके माध्यम से आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे जो सिलेबस है उसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाएगा और उसमें करीब आप देखोगे कि हमारे कोर्सेज करीब 16,000 कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। साथ में हर एक सब्जेक्ट को लेकर के 20-20 या 30-30 अपकमिंग क्लासेस हो रही होती हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है, यानी प्लस का, आइकॉनिक का, और आइकॉनिक के अंतर्गत जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लान है वो क्या है, वो प्लान है आपका यानी ऑप्शनल का। तो प्लस के अंतर्गत 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। कितना? 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। इस 1 माह के प्लान को लेकर के अगर हम बात करें तो देखो, आप आईएएस एस्पायरेंट हो और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ना कि 12 माह से 36 माह तक क्या करोगे, सब्सक्राइब करो, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको ये सब्सक्राइब करना बेहतर रहेगा। TBYT कोड है, 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा अगर इस कोड को यूज करते हो। ठीक है। और इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इससे बेहतरीन प्लान है, इससे भी बेहतर प्लान है प्लस से, यानी आइकॉनिक का। इसमें हमारे इस प्लान के अंतर्गत 12 माह से 36 माह तक का प्लान है। इस 36 माह में आपको DBYT कोड यूज करना है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोचेज, ये सारी व्यवस्थाएं। और पर्सनल कोचेस ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये यूपीएससी के लिए पर्सनल कोच हायर करना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इसके माध्यम से क्या होगा कि आप ये देख सकते हो बेहतर ढंग से कि DBYT ये कोड है और पर्सनल कोच में आपको ये सारी जो भी जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है या कोई डाउट है, ये सारी चीजें सॉल्व करी जाएंगी पर्सनल कोच के माध्यम से। वहीं देखो, यूपीएससी के अंतर्गत यही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ऑप्शनल के लिए सच है, आपने कहीं से जीएस कर लिया है तो 1 माह से 36 माह तक का अगेन प्लान है। इसमें डीबीवाईटी यूज करना है, 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और कॉन्टेक्स्ट जो कॉम्बैट अनअकैडमी कॉम्बैट कॉन्टेक्स्ट होने वाला है, इसमें से आप देखोगे कि 31 जनवरी को टाइम आपका 11 बजे, आप इनरोल कर लेना है आप सभी स्टूडेंट को। और ये 45 मिनट्स का कॉन्टेक्स्ट होगा, इसमें 60 क्वेश्चंस हो गए, 13 कमेंट्स हो गए, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग, और इसके साथ साथ 1 to 3rd रैंकर्स को 3 माह तक का सब्सक्रिप्शन एंड 4 to 50 रैंकर्स को 1000 अमेजन वाउचर मिलेगा। इसके साथ साथ 23rd से यानी 21, 22 और 23 के लिए 25 जनवरी से आपको जैसे कि बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, इन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, कंप्लीट 1 ईयर जीएस बैच, जो कंप्लीट 1 ईयर के लिए जो 2020 के लिए बैचेस हैं, इन बैचेस को देख पा रहे हो। इसके साथ साथ हमारे पास और कुछ बैचेज है, ठीक है।
इसके साथ-साथ आप देखोगे और भी बैचेस हैं और इसमें एक दूसरा प्लान है यानी प्लस आइकॉनिक के अंतर्गत जैसे मान लो 12 मास के लिए सब्सक्राइब करते हो 88,705 फी है। इस कोड को यूज़ करोगे आप तो अगेन आपको जो कि 70,103 रुपया पेड करना होगा, ठीक है? चलो अच्छा यहाँ पे ये आपको जो इसमें से आप देख पा रहे हैं इसके साथ साथ अगेन 2436 माह का प्लान है, ठीक है? ये कंफर्म हो चुका है कि 25 को हाइक होना है तो उससे पहले आप इसको क्या कर लो कि आइकॉनिक को सब्सक्राइब कर लो। आइकॉनिक को क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने रोलिंग सेटलमेंट पढ़ा था। रोलिंग सेटलमेंट आपको याद होगा इसको T+2 सेटलमेंट भी कहते हैं। मैंने डिटेल से कल के लेक्चर में बताया था। देखिए भैया मैं अगेन बोल रहा हूँ सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी आप मुझ पे छोड़ दीजिए मैं आपको इंश्योर करवाता हूँ अगर इंडियन इकोनॉमी जो एवरेज 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से करीब 95% क्वेश्चन अर्थात करीब 14 क्वेश्चन आप पूरी तरीके से करने में सक्षम होंगे अगर आप इस पूरी क्लासेस को करते हैं। ये क्लासेस करीब 150 घंटे की क्लासेस होंगी मैं पूरा करवाऊंगा और इसके अंतर्गत जो नोट्स डिवाइड वो आपको सर्कुलेट होगी वितरित करी जाएगी। वो नोट्स 350 पेज से ऊपर की नोट्स होती है मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना ना ही कोई आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है मैं बार बार बोलता हूँ ठीक है। और मैं इसी वजह से कोशिश करता हूँ सारी चीज को यहाँ समझाने की और बाद में आपको नोट्स मिल जाएगा ओके। तो हमने कल रोलिंग सेटलमेंट देखा था। रोलिंग सेटलमेंट को T+2 सेटलमेंट भी कहा जाता है। कल डिटेल से पढ़ा था। जो आज की क्लास कर रहे हैं बच्चे कल की क्लास या उससे पिछली क्लासेस एक साथ सीक्वेंस में पढ़ी हैं वो सारी क्लासेस कर लेंगे। या वो क्लासेस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ मेरे साथ बने रहिए। मैं दोबारा से इसको साइक्लिक मैनर में आके वहीं जोड़ दूंगा ठीक है ना। तो दूसरा हमने सब हेडिंग देखा था एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान। तीसरा हमारा था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। इसको भी ने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर भी मैंने बताया था ठीक है। तो चलो आज जो हमें देखना है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यानी एडीआर जीडीआर और आईडीआर। एडीआर एडीआर इसे बोलते हैं एडीआर जीडीआर यानी जीडीआर और आईडीआर। इन ध्यान से सुनिएगा एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये सारे डीआर समझ आ जाएंगे। यानी आपको एडीआर समझ आ गया तो जीडीआर अपने आप आ जाएगा आईडीआर अपने आप आ जाएगा आईडीआर अपने आप आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आप मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और मैं बहुत धीमा यहाँ पढ़ाता हूँ ऐप की अपेक्षा क्योंकि यहाँ आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और मैं यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता। ये क्लासेस प्रीमियर होती है लाइव नहीं होती है। आप लोग क्वेश्चन पूछते हो मुझे पता है लेकिन मैं उपलब्ध नहीं होता हूँ तो कैसे आंसर दे दूं। ऐसा नहीं मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ अपनी मेरी कोई लाइव क्लासेस में आइए मैं एक सब हेडिंग आगे बढ़ता हूँ और आपसे पूछता हूँ पहले समझ आया या नहीं आया। अगर जब तक नहीं आया तो चाहे एक बच्चे का कंसर्न हो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है तो मैं उसको आगे लेके मतलब है उसको सॉर्ट आउट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। देखो एडीआर क्या है बस थोड़ी सी सामान्यतः सुनना है पहले। ये एडीआर एक्चुअल में ये मान लो कि जैसे कोई विदेशी कंपनी है कोई विदेशी कंपनी है और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को सूचीबद्ध करवा के अपने आप को लिस्ट करवा के वहां से पूंजी प्राप्त करना चाहती है वहां से पूंजी प्राप्त करना चाहती है। तो आप देखोगे इसी के अंतर्गत एडीआर जारी किया जाएगा और एडीआर उन इंस्टीट्यूशन को किसे उन इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा और वही इंस्टीट्यूशन अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा के एडीआर को अमेरिकी निवासियों को यहाँ वहां के नागरिकों को बेच दिया जाएगा और वहां से पैसा उठा लिया जाएगा वहां से पैसा उठा लिया जाएगा। तो ये एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। दोबारा सुनिएगा मैं इसको और थोड़ा सा आपको कॉम्प्रहेंसिवली ढंग से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखो जो एडीआर है यह एक नॉन अमेरिकन कंपनी जैसे कि कोई विदेशी कंपनी सच एज कोई इंडियन कंपनी कहा कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में यानी अमेरिका के शेयर बाजार में अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेती है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है सूचीबद्ध करवा लेती है और सूचीबद्ध करवा के अमेरिका के बाजार से पैसा क्या करना चाहती है बनाना चाहती है पैसा उठाना चाहती है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पे एडीआर के रूप में सूचीबद्ध कराया जाएगा और वह जो एडीआर है जो शेयर है एक कंपनी के शेयर हैं इसको कलेक्ट करके बहुत सारे नंबर्स में होते हैं तो
इन शेयरों को, इनकी संख्या बहुत ज्यादा लाखों में होती है, तो किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिया जाएगा। किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिया जाएगा। और वह फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो संस्था है, वो एडीआर को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध करा के जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं, आम निवेशक हैं, अमेरिकी निवेशकों को बेच करके पैसा बना लेगी। अमेरिकी निवेशकों को बेच करके पैसा बना लेगी। इसी को कहते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। इसी को एडीआर कहते हैं। मुझे पक्का पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। सेम चीज को जरा सुनिएगा। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये जो एडीआर है, एक्चुअल में मान लो कि कोई भारतीय कंपनी है, कोई भी कंपनी विदेशी हो सकती है, तो कोई भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी है। मान लो भारतीय कंपनी आप ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रियल कंपनी ले लो, RIL ले लो, रिलायंस कंपनी ले लो। भारतीय कंपनी RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। यह अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिका की मान लो कोई स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डॉक ले लो, तो नेस्डॉक पे, नेस्डॉक बताया था, ये अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है एक। नेस्डॉक, नेस्डॉक पे क्या करती है, अपने आप को सूचीबद्ध करवाती है। ये क्या करवाती है, लिस्ट करवाती है, लिस्ट करवाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की बाजार से यह पैसा प्राप्त करना चाहती है, अमेरिका की बाजार से यह पैसा प्राप्त करना चाहती है। तो देखो, इसके जो शेयर हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स जारी करेगी। ये जो आईआर है, आई आर आई आर आई सॉरी RIL है, रिलायंस कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर्स को जारी करके और कोई संस्था को दे देगी, किसी संस्था को दे देगी। वो संस्था इसको अमेरिका के बाजार में सूचीबद्ध करवा के, लिस्ट करवा के, और आम निवेशकों से बेच देगा। किसे? आम निवेशकों को, जैसे हम लोग हैं, आम अमेरिकी निवेशकों को, है ना, अमेरिकी निवेशकों को। तो वहां से मतलब आपको क्या मिल जाएगा, वहां से विदेशी पूंजी मिल जाएगी, विदेशी पैसा मिल जाएगा, डॉलर मिल जाएगा, हॉट करेंसी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज को ही एडीआर कहा जाता है। इसी को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। अब समझ आया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट? कि अब समझ आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा। कोई भारतीय कंपनी अमेरिका की बाजार से उसे पैसा उठाना है, तो वह किसी संस्था को ढूंढेगी और एडीआर जारी कर देगी, अपने आप को लिस्ट करवा लेगी वहां अमेरिकी बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में, और आम निवेशकों को शेयर बेच करके पैसा उठा लेगी। यही पूरी प्रक्रिया, यही एडीआर है, यही एडीआर है। दोबारा एडीआर के बाद हम देखते हैं जीडीआर, और जीडीआर के बाद देखेंगे आईडीआर, ठीक है। तो चलो जीडीआर देख लो भैया, एक बार हम हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे। अब देखो, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर कहते हैं इसे। जीडीआर क्या होता है, जरा इसे देख लो। हाइलाइटर रिलेटेड देखो, जीडीआर हो, देखो जीडीआर, यदि कोई गैर यूरोपीय कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, गैर यूरोपीय कंपनी, वो यूरोपीय कंपनी नहीं है। जैसे कि भारतीय कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी, जापान की कंपनी हो सकती है, चाइना की कंपनी, गैर यूरोपीय, यूरोपीय नहीं होनी चाहिए। तो गैर यूरोपीय कंपनी यूरोपीय बाजार में, ध्यान से सुनिएगा, गैर यूरोपीय कंपनी यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएगी, अपने आप को सूचीबद्ध करवाएगी। कहाँ? अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, सॉरी, यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करा करके पूंजी प्राप्त करना चाहती है। तो होगा क्या, तब ऐसी कंपनी के जो शेयर हैं, उन शेयरों को यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज पे, उस कंपनी को जीडीआर कहा जाएगा, कंपनी का जीडीआर कहा जाएगा, उस कंपनी का जीडीआर कहा जाएगा। इसे भी वही एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मैंने इसमें बताया, एक मिनट, ओके। मैंने जीडीआर के अंतर्गत बताया, जो जीडीआर है, जीडीआर है, कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी कंपनी किसके, यानी यूरोप की बाजार में, यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में, यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को सूचीबद्ध करवाएगी, सूचीबद्ध करवाएगी। और सूचीबद्ध करवाने के बाद जो शेयर जारी किए जाएंगे, शेयर जारी किए जाएंगे,
इसी को जीडीआर कहा जाएगा, इसी को जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इसी को ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाएगा। देखो यही जो शेयर है, इन शेयरों को उस यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज पर उस कंपनी का जीडीआर, उस कंपनी का जीडीआर कहा जाएगा। ठीक है, यही नियम हर एक देश में लागू होगा, यही नियम हर एक देश में लागू होगा कि उस देश में कोई जाके वहां की स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध करवा ले और सूचीबद्ध करवाने के बाद वो पैसा वहां से प्राप्त करना चाहे। अब जैसे आईडीआर क्या होता है, आईडीआर भी तो पता होना चाहिए। तो मान लो भारत की स्टॉक एक्सचेंज पे, भारत की स्टॉक एक्सचेंज पे कोई विदेशी कंपनी क्या करवा ले, अपने आप को लिस्ट करवा ले और भारत से पैसा प्राप्त करना चाहे, तो इसको आईडीआर कहा जाएगा, इसको आईडीआर कहा जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, मैंने बताया कि अगर मान लो होगा क्या कि कोई भी यदि गैर भारतीय कंपनी, यानी विदेशी कंपनी हो सकती है, तो कोई गैर भारतीय कंपनी भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे एनएसई पर या बीएसई पर अपने आप को लिस्ट करवा ले, सूचीबद्ध करवा ले, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा ले और रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो यहाँ से पूंजी प्राप्त करना चाहे, क्या करना चाहे, पूंजी प्राप्त करना चाहे, तब वह आईडीआर के रूप में पूंजी प्राप्त करेगी। उसके जो उस कंपनी के, विदेशी कंपनी के शेयरों को आईडीआर कहा जाएगा, तो आईडीआर जारी करके वो पैसा प्राप्त करना चाहेगी। यदि एक कंपनी अपने आप को आईडीआर के रूप में सूचीबद्ध कराती है, तो आईडीआर होल्डर्स को उसके वैश्विक लाभ का, जो वैश्विक लाभ से लाभांश देना होगा। और आईडीआर के रूप में भारत में मात्र एक ही विदेशी कंपनी सूचीबद्ध है, जिसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो आईडीआर के रूप में अर्थात भारत की बाजार से इसने पैसा उठाया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि आईडीआर के रूप में इसने पैसा उठा लिया, तो जो आईडीआर को होल्डर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, उस होल्डर्स को वैश्विक लाभ से लाभांश देना होगा। क्या होगा, इनको वैश्विक लाभ से लाभांश देना होगा, लाभांश देना होगा। और भारत में आईडीआर के रूप में मात्र एक ही विदेशी कंपनी सूचीबद्ध है, जिसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहा जाता है। तो देखो भैया, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर आपने सुना, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर आपने सुना। अब देखो एडीआर को जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध करवा लिया है मान लो, तो थोड़ा सा अब आप ये देख लो कि एडीआर के रूप में जो हमारी कोई तो कंपनी होगी जो सबसे पहले एडीआर में मतलब रजिस्टर्ड हुई होगी, तो देखो एडीआर जो होल्डर्स है इन्हें मिलेगा क्या, ये भी ज्यादा जरूरी है। तो आपने इसका कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब जो एडीआर अर्थात जो वो शेयर को होल्ड कर रहे होंगे, तो उनको क्या मिलेगा, कुछ तो ब्याज मिलेगा, लाभांश मिलेगा, क्या मिलेगा इसके बारे में जरा हम बात करते हैं। देखो जो एडीआर होल्डर्स हैं, इन एडीआर होल्डर्स को लाभांश, लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होगा, परंतु उनके पास किसी भी प्रकार का मतदान का अधिकार नहीं होगा, इनके पास किसी प्रकार का मतदान का अधिकार नहीं होगा। एडीआर होल्डर्स को कंपनी अपने वैश्विक कारोबार से, जो दुनिया भर वैश्विक विश्व में कारोबार कर रही है, उसका एक लाभांश का हिस्सा मिलेगा, उसका एक लाभांश का हिस्सा मिलेगा। भारत की पहली कंपनी थी जो एडीआर के रूप में अपने आप को सूचीबद्ध करवाती है, उसका नाम इंफोसिस है, उसका नाम क्या है, इंफोसिस है। ये भारत की पहली कंपनी थी जो एडीआर के रूप में अपने आप को सूचीबद्ध करवाई। वही भारत की दूसरी कंपनी आईसीआईसी बैंक थी, जो यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवा के एडीआर के रूप में इसने यानी पैसा इकट्ठा किया था। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एडीआर का कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको एक मिनट ना समराइज करने की कोशिश करता हूं। आपने एडीआर देखो, आपने एडीआर, एडीआर, जीडीआर, जीडी, कोर कॉन्सेप्ट सेम है, आईडीआर, 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 आपने इनमें कोर कॉन्सेप्ट सेम है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको कोर कॉन्सेप्ट दोबारा से एक बार, क्योंकि यहाँ ना ध्यान से सुनिएगा। कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वहां की कंपनी नहीं होगी जहां वो रजिस्टर्ड करवाएगी, मतलब कोई भी विदेशी कंपनी
किसी दूसरे देश में जाके अगर विदेशी पैसा मतलब वहां से पैसा प्राप्त करना चाहती है तो वहां की स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के वो एडीआर, जीडीआर, आईडीआर अर्थात वहां जो शेयर है वो शेयर को बेच करके पैसा बनाएगी। तो जो शेयर होल्डर होंगे उनको लाभांश का हिस्सा दिया जाएगा, उनको लाभांश का हिस्सा दिया जाएगा। एक उदाहरण से समझो यहाँ पे कि जैसे कि मान लो यहाँ पर काजल की कंपनी है, काजल की कंपनी है, ठीक है। काजल जी ने क्या किया, काजल जी ने क्या किया कि अपनी कंपनी को अमेरिका में सूचीबद्ध करवा लिया, अमेरिका में सूचीबद्ध करवा लिया, ठीक है। अब काजल को अमेरिका से यानी विदेशी पैसे की जरूरत है अपने कारोबार के लिए, तो अमेरिका में सूचीबद्ध करवा के ये पैसा प्राप्त करेगी। तो जो ये अब एडीआर किसे कहा जाएगा, मान लो इसके जो शेयर हैं, काजल जी के जो शेयर हैं वो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने के बाद ये वहां के अमेरिकी निवेशकों को भेजेगी। तो मान लीजिए कि मनीष जी ने शेयर खरीद लिया, संज्ञा ने खरीद लिया, संज्ञा ने शेयर खरीद लिया, और संज्ञा के साथ साथ रेणुका ने शेयर खरीद लिया। किसने, रेणुका ने, और गोल्डी गुप्ता ने शेयर खरीद लिया। मान लो ये सभी, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी हैं। गोल्डी गुप्ता, मनीष और संज्ञा और रेणुका ने शेयर खरीद लिया। तो अब इन लोगों को क्या प्राप्त होगा, एक्चुअल में ये शेयर हैं तो ये तो काजल की कंपनी के हैं, तो इन लोगों को गोल्डी गुप्ता, मनीष, संज्ञा, रेणुका को लाभांश मिलेगा। ये जो कंपनी विश्व में जहां भी काम कर रही है तो लाभांश मिलेगा इन्हें। क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा, लाभ का एक हिस्सा मिलेगा। लेकिन इन लोगों को किसी प्रकार से मतदान का अधिकार नहीं होगा, कोई मतदान का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार अधिकार नहीं होगा, बस इन्हें लाभ प्राप्त होगा, बस इन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। यहां से जब भी एडीआर, जीडीआर, आईडीआर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होता है, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये तो पता चल गया कि कोई भी विदेशी कंपनी कहीं भी जाके पैसा उठा लेती है वहां की स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवा के। लेकिन एक्चुअल में जो शेयर होल्डर है, जो होल्ड कर लिए, जो उनके शेयर खरीद लिए हैं, इनको क्या मिलेगा, तो मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि इनको लाभ का एक निश्चित हिस्सा मिलेगा, लाभांश मिलेगा, इनको इन लाभ का निश्चित हिस्सा मिलेगा, लाभांश मिलेगा, इनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एडीआर, जीडीआर, आईडीआर आप समझ आ गया होगा। देखो भैया, बार बार बोल रहा हूं, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार से इसमें लोड नहीं लेना है, बहुत और बहुत आसान है, कितना आसानी से मैंने समझा दिया है ना। तो ये सारी चीजें आप क्या कर गए, समझ गए। तो आईडीआर भी आप देख लिया। अब चलो डिवेंचर देख लेते हैं। अगला डिवेंचर, सब लोग थोड़ा सा सांस ले लो और फिर चलो शुरू करते हैं, कनेक्ट होइएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलो, डिबेंचर क्या है, आपको मैंने बताया था लास्ट में जब कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने मनी मार्केट के अंतर्गत सारी चीजें बताई थी। तो डिबेंचर जरा देखो, यदि एक कंपनी को या कोई औद्योगिक इकाई को दीर्घकालीन व्यय के लिए, लंबी अवधि के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसे लंबी अवधि के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हो सकता है उस कंपनी के पास मान लो शेयर ना हो, तो उसे अब शेयर नहीं बेच पा रही है। तो अगर शेयर नहीं है उसके पास, अतिरिक्त शेयर नहीं है, तो वो अब ऋण पत्र जारी करके क्या करेगी, अपने दीर्घकालीन खर्चों के लिए पैसे प्राप्त करने की कोशिश करेगी। यहाँ दीर्घकालीन का मतलब क्या है, यहाँ लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, 365 दिनों से अधिक की परिपक्वता होगी इन डिबेंचर्स की, 365 दिनों से अधिक की परिपक्वता होगी इन डिबेंचर्स की। तो फिर दोबारा से आप जोड़िएगा, डिबेंचर एक्चुअल में है क्या। एक मिनट, मैं अगेन हाइलाइटर यूज करता हूं। देखो, डिबेंचर ये है क्या, यदि एक कंपनी, औद्योगिक इकाई, अगर कोई औद्योगिक इकाई अपने लॉन्ग टर्म के लिए, अपने दीर्घकालीन व्यय के लिए क्या करती है, पूंजी प्राप्त करना चाहे, तब वह ऋण पत्र के माध्यम से लंबी अवधि का ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके पास ऋण पत्र, यानी ऋण पत्र को ही डिबेंचर कहा जाता है। तो ऋण पत्र के माध्यम से, इसके माध्यम से, ऋण पत्र के माध्यम से यह ऋण प्राप्त कर सकेगी। ठीक है, अब ऋण पत्र पर जो ऋण है, ये एक प्रकार का ऋण लेने के लिए जो ऋण पत्र है,
ये जो डिबेंचर है, ये ऋण लेने के लिए एक उपकरण है। कंपनियां ये उपकरण है, अपने को पैसा प्राप्त करवाने के लिए इस ऋण पत्र को कंपनियां जारी करती है। तो यह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, यह एक प्रकार का टूल है, यह उपकरण है, ठीक है, जो कि बोर्ड के रूप में जारी होते हैं। अब आप देखोगे इसमें एक मूल मुद्रित होता है, जो वैल्यूज होती है इस ऋण पत्र में, जो मूल्य है वो मुद्रित होता है, लिखा हुआ होता है। और जो खरीदार है, जो होल्डर्स है, जो खरीदना चाहता है, वह ऋण पत्र धारक बन जाता है अगर इन डिबेंचर्स को खरीद लेता है। अगर इन डिबेंचर्स को खरीद लेगा तो ऋण पत्र डिबेंचर होल्डर्स बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? डिबेंचर्स होल्डर्स बन जाएगा। और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, इसकी परिपक्वता की अवधि है, हमेशा लॉन्ग टर्म की होगी, अर्थात 365 दिनों से ज्यादा की होगी। 365 दिनों से ज्यादा की होगी। ऋण पत्र धारक को ब्याज की प्राप्ति होती है, ना कि लाभांश की। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो, ये जो ऋण ऋण पत्र होल्डर्स है, समझाने की कोशिश करता हूं, परेशान नहीं होना। मान लो कि आपने ऋण पत्र को होल्ड करके रखा है किसी कंपनी का, तो उसके पास शेयर नहीं है, आपने खरीद रखा, तो आपको उस कंपनी का मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा, आपको लाभांश नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपको उस कंपनी इंटरेस्ट देगी, यानी ब्याज देगी। परिपक्व होने के बाद जो ऋण है, ऋण पत्र वापस ले लेगी कंपनी आपसे, और आपका वो जो पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको, और ब्याज आपको दे देगी। क्या दे देगी? ब्याज दे देगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऋण पत्र है। अब देखो, ऋण पत्र क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों के साथ अलग अलग स्तर पे इसमें जोखिम होते हैं। इसमें कई प्रकार से, ऑब्वियस है कि जो जैसी कंपनी होगी उसका जैसा हेल्थ होगा तो रिस्क वैसे ही होगा। अगर मान लो कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतर है, तो रिस्क कम। अगर कंपनी बहुत ही खराब है तो रिस्क वहां क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, यूपीएससी यहां से पूछेगी, तो कंपनी का हेल्थ अच्छा है तो ऋण पत्र में क्या होगा? ब्याज दर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, क्यों? क्योंकि हेल्थ अच्छा है तो कोई भी उसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, ब्याज दर कम मिलेगी, और उसकी क्रेडिट रेटिंग ज्यादा होगी। अगर मान लो कंपनी खराब है, कंपनी का ज्यादा बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो रिस्क ज्यादा है पैसा डूबने की, तो ऑब्वियस है जहां रिस्क ज्यादा तो वहां पैसा ज्यादा। तो जहां रिस्क ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा? वहां ज्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये कंपनियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे मैं अभी बताऊंगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो उन ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनको क्या करती है? रेट करती है। जैसे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऋण पत्र के साथ निर्धारित करती है कि ये इसकी क्रेडिट क्या है, कैसी क्रेडिट है, इससे ये सारी चीजें क्या होती हैं? तय होती है, ठीक है। तो आपने यहां तक देखा कि ऋण पत्र कैसे वर्क करता है। अब देखो, जो ऋण पत्र होते हैं, इन ऋण पत्र को हम तीन प्रमुख रूपों में क्या कर सकते हैं? जारी मतलब बांट सकते हैं। जैसे कि एक अपरिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। एक पूर्ण परिवर्तनीय होता है, एक अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र होता है। एक अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र होता है, ठीक है। दोबारा से सुनिएगा, उसको मैं लिंक करके जो मैंने अभी तक बताया ऋण पत्र डिबेंचर के बारे में, तो यहां से मैं लिंक करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके। हम्म। तो डिबेंचर है ना। हम्म। डिबेंचर ऋण पत्र। ऋण पत्र डिबेंचर। देखो, जो डिबेंचर है, डिबेंचर है, डिवेंचर मैंने बताया, ये एक कंपनी का, एक समझ लो कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, उदाहरण से समझना। मान लो कि जैसे मनीष है, मनीष है, मनीष जी की कोई ए आई आर करके कंपनी है। ए आई आर करके कंपनी है। इस कंपनी के पास लंबी अवधि के लिए खर्चों की जरूरत है, पैसे चाहिए। तो इसके शेयर समाप्त हो गए हैं, इसके शेयर समाप्त हो गए हैं, तो ये दूसरे उपकरण का प्रयोग करेगी।
इसका ऋण पत्र का, ऋण पत्र का क्या करेगी, ऋण पत्र का प्रयोग करेगी। ऋण पत्र एक प्रकार का, ये समझो आप कि जो ऋण पत्र होता है ये एक प्रकार का कंपनी की क्रेडिट पे उसका वायदा होता है, उसका वायदा होता है। तो ये ऋण पत्र जारी करती, तो जो भी व्यक्ति इच्छुक होगा इसमें निवेश करेगा, जैसे मान लो कि इसमें से रेणुका इच्छुक है, रेणुका इच्छुक है, गोल्डी इच्छुक है, गोल्डी इच्छुक है, इसमें से अखिलेश इच्छुक है, अखिलेश इच्छुक है, पूजा इच्छुक है, ये सब व्यक्ति इच्छुक हो सकते हैं। तो इन लोगों ने ऋण पत्र को क्या कर लिया, खरीद लिया। तो अब ये ऋण पत्र डिबेंचर होल्डर हो गए, ऋण पत्र धारक हो गए। तो इन व्यक्तियों को इस ऋण पत्र में एक कंपनी जो है मनीष जी की, इनको ब्याज देगी, क्या देगी, ब्याज देगी, ध्यान रखिएगा, इनको ब्याज देगी। तो ये जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, इन सभी को ब्याज मिलेगा। इनको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इनको लाभांश नहीं मिलेगा, इनको लाभांश नहीं मिलेगा। तो ऋण पत्र में लाभांश नहीं मिलता है, ना ही इनको कंपनी का मालिकाना अधिकार, ना ही इन कंपनी इनको मालिकाना अधिकार मिलेगा, बल्कि इनको मात्र ब्याज मिलेगा। अब ब्याज भी फ्लेक्चुएट होगा कंपनी की क्रेडिट अर्थात साख के अकॉर्डिंगली, कंपनी के साख के अकॉर्डिंगली। मान लो मनीष जी बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनका नाम दुनिया में भर में है, बहुत ही अच्छी इनकी क्रेडिट है, तो इनको जो ब्याज है कम अदा करनी पड़ेगी, ब्याज दर इनको, इन लोगों को कम अदा करनी पड़ेगी, कम अदा करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। जैसे ही ऋण पत्र जारी करेंगे तो सब लोग इन पे निवेश करने के लिए राजी हो जाएंगे, तो कम ब्याज दर। मान लो कि मनीष जी की कंपनी दिवालिया होने की कगार में है, तो ऋण पत्र अगर ये जारी करती है तो मनीष जी को बहुत ज्यादा ब्याज क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ब्याज देना। ये जो ऋण पत्र होते हैं ये बॉन्ड के रूप में होते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये ऋण पत्र जो होते हैं, ये ऋण पत्र बॉन्ड के रूप में होंगे, किसके, बॉन्ड के रूप में। बॉन्ड का मतलब लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक, यानी 365 दिन से ऊपर की अवधि का, ऊपर की अवधि का। तो जैसे ही ये ऋण पत्र परिपक्व हो जाएगा, इस ऋण पत्र में एक कागज का टुकड़ा होगा, लिखा होगा, इसमें एक मूल्य लिखा होगा। इसमें मान लो ये जो ऋण पत्र है, इसमें मूल्य लिखा होगा कि ये 100 रुपए का ऋण पत्र है, ठीक है। तो ये 100 रुपया अब ये मनीष जी जारी करेंगे, तो ये जो चारों लोग थे, मनीष, रेणुका, पूजा, अखिलेश, इन्हें खरीदा और इनने मनीष जी को, कंपनी को 100 रुपया दे दिया। इसको क्या कर लिया, इनने रख लिया। इस पे इनको ब्याज देगी कंपनी, नो डाउट, क्या देगी, ब्याज देगी। और इसके परिपक्वता के बाद, परिपक्व होने के बाद इनका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाएगा। तो ऋण पत्र में ये सारी चीजें होती हैं। आप समझ गए होंगे डिबेंचर। अब डिबेंचर जो ऋण पत्र है, एक्चुअली एक्चुअली एक्चुअल में इनको तीन भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो तीन भागों में कौन कौन से ऋण पत्र होते हैं, जरा इनको आप ध्यान से सुन लो कि ये तीन भाग, मतलब ऋण पत्र के कैसे तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। पहला नंबर, जो ऋण पत्र हैं उनको तीन प्रारूपों में बांटा जा सकता है, ऋण पत्रों को तीन प्रारूपों में। तो एक होता है अपरिवर्तनीय, मतलब ये बदलेगा नहीं, अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, ऋण पत्र। दूसरा होता है पूर्णतः परिवर्तनीय, पूर्णतः परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र। तीसरा होता है अर्ध परिवर्तनीय, सेमी कन्वर्टेबल, अर्ध परिवर्तनीय, परिवर्तनीय ऋण पत्र, ऋण पत्र। मैंने कोर ऋण पत्र की पूरी जो कोर उसका सॉल्यूशन है, विचारधारा है, मतलब जो उसका मीन है वो बताया।
अब यहाँ जरा फोकस करेगा, इसको इंग्लिश में नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं, इसको फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं, और इसको सेमी कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं इंग्लिश में। अब चलो हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं। पहला हमारा है जो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। ये अपरिवर्तनीय ऋण पत्र का मतलब क्या होता है, जरा इसे सुन लो और फिर हम इसको क्या कर लेंगे, इसको और डिटेल से पढ़ लेंगे। देखो, ये जो अपरिवर्तनीय जो ऋण पत्र है, ये जो अपरिवर्तनीय यानी नॉन कन्वर्टेबल जो ऋण पत्र है, ये जो ऋण पत्र है परिपक्वता की अवधि तक ऋण पत्र के रूप में ही रहेगा। परिपक्वता की अवधि तक जिसका एक टाइम पीरियड जितना होगा परिपक्व होने का, उसकी अवधि तक, उसके टाइम पीरियड तक ये ऋण पत्र के ही रूप में रहेगा। तो इसका डिबेंचर होल्डर है, जो ऋण पत्र धारक है, उसको लगातार इस पे ब्याज मिलेगा, ब्याज की प्राप्ति होती रहेगी, और ऐसे ऋण पत्र को कंपनी के शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से इसको अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है। इसी वजह से इसको अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा और सरल भाषा में, मान लो कि इन चारों लोगों ने ऋण पत्र खरीदा था, मनीष, रेणुका और अखिलेश और पूजा ने, ये मनीष से, ठीक है, मनीष की कंपनी से। तो ये अपरिवर्तनीय जो ऋण पत्र है, जो इसकी परिपक्वता की अवधि है, तो इनको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन इसका रूप नहीं बदलेगा। ये ऋण पत्र के ही रूप में रहेगा, ये ऋण पत्र के रूप में ही रहेगा, ये ऋण पत्र के ही रूप में रहेगा। इसका कोई क्या हो रहा है, ये ऋण पत्र के ही रूप में रहेगा, कोई बदलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका वैसी एज इट इज स्वरूप रहेगा। अब देखो पूर्णता परिवर्तनीय, पूर्णता परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या होता है। देखो, जो पूर्णता परिवर्तनीय ऋण पत्र है, एक निश्चित सीमा तक यह ऋण पत्र रहता है, इसके बाद ये उस कंपनी के शेयरों में परिवर्तित हो जाता है, उस कंपनी के शेयर में ये बदल जाएगा। अभी क्या था, ये ऋण पत्र है, देखो अभी भी यह ऋण पत्र है, लेकिन एक निश्चित टाइम के बाद यह ऋण पत्र कंपनी के शेयर में बदल जाएगा। और जब कंपनी के शेयर में बदल जाएगा, तो तब तक ये, जब तक ऋण पत्र था तब इसमें ब्याज दे रही थी कंपनी, फिर इसमें लाभ का हिस्सा अर्थात लाभांश मिलेगा, लाभांश की प्राप्ति होगी, ना कि ब्याज की, ठीक है। तो इसको पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं, क्योंकि पहले ऋण पत्र था, फिर इसने शेयर में बदल गया, ये क्या हो गया, शेयर में बदल गया। इस वजह से पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है। तीसरा देखो भैया, अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र, इसका मतलब क्या है, अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र का। देखो, जो अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र है, ये ऐसे ऋण पत्र हैं जिन्हें एक निश्चित समय के उपरांत, एक निश्चित समय के बाद आंशिक रूप से कंपनी के शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाता है। पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली, आंशिक रूप से कंपनी के शेयरों में बदल दिया जाएगा, और आंशिक रूप से ऋण पत्र के रूप में रह जाएंगे कुछ, तो मतलब ये आधे कंपनी के शेयर के रूप में और आधे कंपनी के ऋण पत्र के रूप में। तो एक हिस्से में ब्याज मिलेगा और एक हिस्से में लाभांश मिलेगा, एक हिस्से में ब्याज मिलेगा और एक हिस्से में लाभांश मिलेगा, एक हिस्से में ब्याज मिलेगा और यहाँ एक हिस्से में लाभांश, लाभांश मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा, यहाँ पे लाभांश मिलेगा, बाद में लाभांश मिलेगा, और यहाँ पे ब्याज मिलेगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो आपने ये सारी चीजें यानी डिवेंचर्स के रूप में, ऋण पत्र के रूप में देखा। ये लॉन्ग टर्म का होता है, लंग अवधि का होता है, दीर्घकालीन अर्थात 365 दिन से ज्यादा की अवधि का होता है, 365 दिन से ज्यादा की अवधि का होता है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट होता है आपको तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं कल इसका रिप्लाई कर दूंगा आप सभी को, ठीक है ना। तो आपने डिवेंचर भी देख लिया, मैंने तीनों डिवेंचर परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय और मतलब पूर्णता परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, अर्ध परिवर्तनीय, ये डिवेंचर्स बताए हैं। अब जो अगला हमारा सब हेडिंग है वो परपेचुअल बॉन्ड है, परपेचुअल बॉन्ड। चलो देखते हैं। हम्म, आपने ये देखा ना, देखो, ये अर्ध परिवर्तनीय यानी परिपक्वता की अवधि जो ऋण, ये जो अर्ध परिवर्तनीय है, एक मिनट, हाँ, ये है अर्ध परिवर्तनीय, ये अर्थ बेकार लिख गया है, एक मिनट, अर्ध है, ऐसे ऋण पत्र
जिन्हें एक निश्चित समय के उपरांत आंशिक रूप से कंपनी के शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाता है। आंशिक रूप से यह ऋण पत्र के रूप में रह जाते हैं और एक हिस्से पे ब्याज मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से पे लाभ मिलेगा। एक हिस्से पे ब्याज और दूसरे हिस्से पे लाभ। पूर्णतः परिवर्तनीय में देखिएगा, एक निश्चित समय तक ऋण पत्र के रूप में रहेंगे, बाद में कंपनी के शेयर के रूप में बदल जाएंगे। इसके बाद ये ऋण पत्र शेयर धारक बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। इसके बाद इन्हें कंपनी का लाभांश का हिस्सा प्राप्त होगा, लाभांश का हिस्सा प्राप्त होगा। और ये क्या है, अपरिवर्तनीय, अर्ध परिवर्तनीय नहीं, इसको अपरिवर्तनीय मतलब परिपक्वता की अवधि तक ऋण पत्र जो ये है, ये ऋण पत्र के ही रूप में रहेंगे और ये कंपनी के शेयरों के रूप में परिवर्तित नहीं होंगे। इस वजह से ऋण पत्र में यहाँ ब्याज मिलेगा, यहाँ पे ब्याज जो डिवेंचर होल्डर्स है उनको ब्याज दिया जाएगा। तो आपने स्लाइड में भी देख लिया, ठीक है। अब देखो परपेचुअल बॉन्ड, एक्चुअल में ये क्या होता है। देखो ये वैसे बॉन्ड होते हैं जिनकी जो परिपक्वता का जो टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो नहीं होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता ही नहीं है। ये अनंत काल तक मान्य होते हैं। इनके माध्यम से एक कंपनी या कोई एक कंपनी वित्तीय संस्थानों से ऋण ले लेती है। अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी और परपेचुअल बॉन्ड जारी जिसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड ही नहीं होती है, अनंत काल तक चलते हैं। और अनंत वो जो ये कंपनी है तो वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर लेती है, वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर लेती है। इसी को परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है यहाँ किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा थोड़ा बहुत तो डाउट होगा ही, पक्का यहाँ डाउट होगा, ऐसा तो है नहीं कि डाउट होगा ही नहीं। देखो एक मिनट रुकना है, हाइलाइटर यूज कर लेते हैं आप लोग ना कभी कभी। हम्म, देखो मैंने कहा ये ऐसे बॉन्ड होते हैं, ऐसे बॉन्ड हैं, बॉन्ड तो समझ गए ना जिनकी अवधि 365 दिन की है। परिपक्वता की इनकी कोई अवधि नहीं होती है, कोई टाइम पीरियड नहीं, कोई अवधि नहीं। तो ये एक्चुअल में जो कंपनियां हैं, ये जो कंपनियां हैं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है। इसी को परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं, इसी को परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। चलो अब हॉस्टाइल बिडिंग, हॉस्टाइल बिडिंग सॉरी हॉस्टाइल नहीं, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। शत्रुतापूर्ण समझ में ही आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, जरा इसे सुनो, फिर हम शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण की ओर आगे बढ़ते हैं। नया पेज चाहिए था, वो भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। देखो जरा हॉस्टाइल बिडिंग, हॉस्टाइल बिडिंग, हॉस्टाइल बिडिंग। चलो इतना मोटा गहरा लिख दिया है तो आप लोगों को ना परेशानी ना हो। हाँ, तो देखो जो हॉस्टाइल बिडिंग, जब किसी कंपनी के संस्थापक के पास अपनी ही कंपनी के अधिकांश शेयर ना हो। मान लो कोई कंपनी का संस्थापक है और उसके पास अपनी ही कंपनी के अधिकांश शेयर ना हो। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो संभव है कि जो मार्केट में अतिरिक्त शेयर हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी निवेशक संस्थापक के इच्छा के बिना, संस्थापक के बिना इच्छा के विरुद्ध वो क्या कर ले कि करीब 51% शेयर उस कंपनी के खरीद ले, करीब 51% शेयर या उससे ज्यादा के शेयर खरीद ले। तो इस स्थिति में वो निवेशक उस कंपनी का मालिक हो जाएगा, उस कंपनी का कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण किया जाता है। और ये अवैध नहीं है, ये अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अनइथिकल है, अनैतिक है। ध्यान रखिएगा, ये इलीगल नहीं है, अनइथिकल है। उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा हॉस्टाइल बिडिंग, इसको हिंदी में शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कहते हैं। शत्रुता, अच्छा शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण, अधिग्रहण,
ध्यान से सुनिएगा, शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का मतलब देखो होता क्या है भैया। मान लो एक ए नाम की कंपनी है। कौन सी? ए नाम की कंपनी है ये। ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके मालिक मनीष है और संध्या है। चलो, अब मनीष नहीं इसके मालिक होंगे, संज्ञा होंगी। इसकी मालिक आज संज्ञा होंगी, संज्ञा त्रिपाठी है ना, संज्ञा होंगी। इसकी मालिक संज्ञा त्रिपाठी है। अब संज्ञा त्रिपाठी जी को पैसा की खूब जरूरत थी कंपनी बनाने के, चढ़ाने के लिए, कंपनी को क्या करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए। तो संज्ञा जी ने करीब कंपनी के 70% शेयर बेच दिया। 70% शेयर बेच दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये शेयर बहुत लोगों के पास होंगे। ये शेयर बहुत लोगों के पास होंगे। 70% शेयर एक आदमी थोड़ी नहीं खरीदेगा। तो संज्ञा जी के पास कितना शेयर बचे? मात्र 30% शेयर बचे संज्ञा जी के पास। अगर कायदे से कहें तो संज्ञा जी का तो अभी भी इसमें से कोई मतलब कंट्रोल तो संज्ञा ही कर रही है, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 70% तो ऑलरेडी बाहर है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा संज्ञा के पास है। इनमें से सबसे ज्यादा संज्ञा के पास है। अब होता क्या है कि कोई निवेशक उसे ऐसा सूझता है या कोई मतलब हॉस्टाइल बिहेवियर रखता है उस कंपनी के प्रति, या उसके पास खूब पैसा है। तो मान लो यहाँ पे एक बड़ी मछली निकल के आती है। बड़ी मछली का नाम है, मान लो यहाँ पे कि जैसे सैली। और सैली क्या करती हैं कि इस कंपनी का करीब जो 70% शेयर बाहर है, 52 या 51% शेयर खरीद लेती हैं। ठीक है। तो अब ये जो कंपनी का पावर, जो कंट्रोल है, वो कहां चला जाएगा? उस सैली के पास चला जाएगा, संज्ञा से। क्योंकि संज्ञा के पास, जो संज्ञा है, इनके पास तो 30% है। तो कहा? सैली के पास चला जाएगा। यही हॉस्टाइल बिडिंग है। यही हॉस्टाइल बिडिंग है। अब समझ में आया? शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण, इसी को शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कहते हैं, हॉस्टाइल बिडिंग कहा जाता है। ठीक है। हॉस्टाइल हॉस्टाइल बिडिंग समझ आ गया होगा कि अब देखो ये इलीगल नहीं है, इलिथिकल है। थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता कि कंपनी किसने, संज्ञा जी ने खड़ा करी और सैली ने उसे अपने पैसों के बल से क्या कर लिया, कंपनी का मालिकाना अधिकार ही छीन लिया। तो ये इलिथिकल मतलब अनैतिक है। ठीक है। लेकिन ये इलीगल नहीं है। सैली जी को पूरा राइट्स है, ये कर सकती है। सैली जी को पूरा राइट्स है, ये कर सकती है। इसको हॉस्टाइल बिडिंग कहा जाता है। ठीक है। ये समझ आ गया होगा। जैसे कि आपके इस पे मेंशन होगा हॉस्टाइल बिडिंग है, तो देखो। हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं जब किसी कंपनी का जो संस्थापक है, संस्थापक अपनी ही कंपनी के अधिकांश शेयर क्या हो जाए, उसके ऐसी स्थिति में आ जाए कि कुछ कोई अन्य निवेशक की, वो सॉरी, कंपनी के संस्थापक की इच्छा के बगैर किसी व्यक्ति के पास 51% या उससे ज्यादा शेयर चले जाएं, या वो खरीद ले। इस स्थिति में जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, संस्थापक से हट करके उस व्यक्ति पर, निवेशक पे चला जाएगा। और इसी को शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण या हॉस्टाइल बिडिंग कहा जाएगा। ये अनइथिकल है लेकिन अवैध नहीं है। अवैध नहीं है, ये एथिकल है। ठीक है। चलो, अनइथिकल तो है लेकिन अवैध नहीं है। अब बीमा क्षेत्र, तो बीमा क्षेत्र आज ही स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर हम कल आगे बीमा क्षेत्र से भी जो सारी चीजें हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो, पहले तो एक कहानी मैं बता देता हूँ, उस कहानी से पहले फिर हम दोबारा से बीमा क्षेत्र में लौट के आएंगे। देखो, अच्छा पहले इसे सुन लो, फिर कहानी सुन लेना है ना। चलो, बीमा क्षेत्र देखो, भारत में जब बीमा क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोला गया, तब इसमें रेगुलेटरी से संबंधित कौन रेगुलेट करेगा, इसके लिए कौन नियम और कौन ये सारा चीज बनाएगा, इसमें फोकस किया जाने लगा, बल दिया जाने लगा। इस उद्देश्य से क्या किया गया कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको IRDAI कहते हैं, इसको IRDAI कहते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेट IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या काम करेगी? ये रेगुलेट करेगी। किसे रेगुलेट करेगी? इंश्योरेंस यानी बीमा क्षेत्र को, बीमा क्षेत्र को, उससे संबंधित जो भी नियम कानून है, ये कौन बनाएगी? यही IRDA बनाएगी। तो इसकी स्थापना 1999 में करी गई। 1999 में अधिनियम पारित करके इसका इसकी स्थापना करी गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है।
तो ये भी पूछा जाएगा कि कभी स्टेट सिविल सर्विस पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और सुभाष चंद्र कुंटिया इसके ये आईएएस हैं, इसको लीड कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारत में जो बीमा क्षेत्र है वर्तमान में 49% विदेशी निवेश संभव है। बीमा क्षेत्र में इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, अगर कोई विदेशी निवेश बीमा क्षेत्र में कोई करना चाहता है तो मात्र 49% ही कर सकता है, मात्र 49% ही कर सकता है। मतलब क्या आया समझ के, कि अगर कोई विदेशियों को बीमा कंपनी भारत में खोलना है तो किसी न किसी को अपना पार्टनर बनाना ही होगा, किसी न किसी को अपना पार्टनर बनाना होगा। तो बीमा क्षेत्र को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। दो हिस्सों में, एक जनरल इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, यानी लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। जरा देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो जैसे कि जनरल इंश्योरेंस में आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फायर का हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी इसको डिटेल से समझाता हूँ। देखो, जीवन बीमा के अंतर्गत मृत्यु के प्रति जो उसके आश्रित है, जो उसके नॉमिनीज है, उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। ये मृत्यु बीमा है, यानी सॉरी जीवन बीमा है। यानी अगर किसी व्यक्ति की जीवन बीमा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वो डेड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो नॉमिनीज है, जो उस पे आश्रित है, उनके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। और अन्य सभी बीमा योजनाओं को, जैसे कि मान लो स्वास्थ्य बीमा से संबंधित हो गया, जीवन बीमा नहीं, इसमें से वाहन बीमा हो गया, चोरी के प्रति बीमा हो गया, इन सभी को सामान्य बीमा कहते हैं। इन सभी को सामान्य बीमा कहते हैं। ध्यान रखिए, गाड़ी का बीमा करवाते हो, वाहन का बीमा करवाते हो, ये सभी सामान्य बीमा है। तो बीमा को मेनली हमने लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिवाइड कर दिया है। आपके पास अगर जो इंश्योरेंस कंपनियों का एजेंट आता होगा तो बताता होगा कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, आप क्या है, लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। वही लाइफ इंश्योरेंस अगर आप करवाते हो, तो अगर मान लो कि भगवान कभी ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन किसी ऐसा व्यक्ति मान लो वो नहीं रहता, उसका जीवन बीमा है, इंश्योरेंस है, एक दिन तो सभी को जाना ही पड़ेगा। तो अगर इंश्योरेंस है तो आप देखोगे कि उसका जो नॉमिनी है, उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करी जाएगी, उसके आश्रितों को, अर्थात नॉमिनी को। ये जीवन बीमा है। और जनरल बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा, इसमें जैसे गाड़ी का बीमा करवा लो, स्वास्थ्य बीमा करवा लो, चोरी के प्रति बीमा करवा लो, किसी भी चीज, मोबाइल का बीमा करवा लो, कार का बीमा करवा लो, ये सभी क्या है, इन सभी बीमा को हम जनरल बीमा कहते हैं। तो अब देखो कि जीवन बीमा को हम पुनः, जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस है, इनको पुनः हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। बांटा होना चाहिए, अच्छा इसमें से नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, जो मैंने बताया ना, लाइफ इंश्योरेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस है अर्थात जीवन बीमा है, इसको हम अगेन दो हिस्सों में, पुनः दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पारंपरिक बीमा होता है, यानी ट्रेडिशनल पारंपरिक बीमा, और दूसरा क्या होता है, यूलिप, यूनाइट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप, यूलिप्स। तो बैटरी भी अबाउट टू रनिंग, ठीक है, बैटरी भी जाने वाली है। आज हम एक्चुअल में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो पारंपरिक बीमा और जो यूलिप्स है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल से कल बात करेंगे, कल बात करेंगे। नोट्स अनअकैडमी देवी सिंह सर्च करना है, सारा नोट्स वहीं पे आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित जो टेलीग्राम चैनल है, उसको अनअकैडमी ऑन करता है, मैंने ऑनर से ट्रांसफर कर दी है, लेकिन वो उसपे सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। मैं बार बार सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जो नीडी व्यक्ति हैं, जो जो जिन स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत कठिन लगती है, तो एक क्लास तो करें, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दूसरी क्लास ढूंढ के आओगे, सर्च करके आओगे, लेकिन एक क्लास तो करो आप, एक क्लास, बस मात्र एक क्लास। इसके बाद तो मुझे पता है कि आप कैसे क्लास ढूंढोगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो, ये शायद कम ही लोग बोलेंगे, और
अपना अपना हर एक टीचर या हर एक कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उनका अपना भी मोटो होता है, अपना भी इंटरेस्ट होता है। लेकिन मैं साफ-साफ बोलता हूँ, इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मेरी ज़िम्मेदारी है ना, मैं आपको सारा चीज़ कवर करके दूँगा और कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना, कोई रेफरेंस बुक नहीं। बेहद टफ लगती होगी, लेकिन सबसे प्रिय और सबसे अच्छा सब्जेक्ट बना दूँगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। सो सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।